नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज हमारी किन चार बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर मिलेगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सरकार की याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने मंगलवार को सरकार के तथ्यों को सुनने के बाद कुछ और जानकारी मांगी है। राज्य सरकार इसकी रिपोर्ट भी पेश करेगी। दूसरी खबर ज्ञान व्यापी मामले से है, जिसमें वाराणसी कोर्ट में आज दो अर्जियों पर सुनवाई हो सकती है। सरकारी वकील और हिंदू पक्ष की महिलाओं ने ये याचिका दायर की है। वजूखाना और मस्जिद की दीवार को तोड़ने की मांग लगातार की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, जानबूझकर उठाया जा रहा ये मामला है। ताजमहल विवाद पर भी सपा अध्यक्ष ने अपनी बात रखी। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर योगी कैबिनेट ने मदरसों को अनुदान देने की अखिलेश सरकार की नीति को खत्म किया है। प्रदेश में नए मदरसों को अब कोई भी अनुदान राशि नहीं दी जाएगी। पहली खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर ओबीसी आरक्षण पर आज फिर से सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सरकार की याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट में मंगलवार को सरकार के तथ्यों को सुनने के बाद कुछ और जानकारी मांगी गई है। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर सरकार ने मॉडिफिकेशन फॉर ऑर्डर आवेदन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, जिस पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण पर चुनाव कराए जाने के आदेश के बाद शिवराज सरकार ने याचिका दाखिल की है। इधर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने की तैयारी तेज कर दी है। आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि दोनों ही चुनाव जून माह में करा लिए जाएंगे। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर और नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बातचीत की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी उचित जी, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम सुनवाई हो चुकी है, क्या कुछ तथ्य जो है वो निकलकर सामने आए हैं? उम्मीद तो यही करते हैं। आज सरकार से शिवराज सरकार ने जो है रिव्यू पिटीशन दायर की थी और उन्होंने जो मांग थी कि लगभग जो 48% ओबीसी है वो अब जो है उनके लिए 35% कम से कम आरक्षण होना जरूरी है, तो उनका अपना दिया हुआ तथ्य था। हालांकि तथ्य आधा अधूरा और तर्कहीन था उस वक्त तक जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। अब तो खैर फैसले का वक्त आ गया है, लेकिन जिस आधार में शिवराज सरकार ने दिया है उस सरकार उसका अभी थोड़ा सा चेक पॉइंट उसे चेक करना बहुत आवश्यक है, उसकी जांच होनी आवश्यक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले आएंगे। फिलहाल आज की स्थिति और अभी की स्थिति तो कंफ्यूजन है, जनता के लिए भी सरकार के लिए भी। और वो जो वोटर्स है और जो फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं अपने नगरीय निकाय चुनाव में और ग्राम पंचायत चुनाव में, उनके लिए भी अभी जो स्थिति है ओबीसी के आरक्षण को लेकर विशेषकर वो अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत कंफ्यूजिंग पहले के जो भी अपने दावे प्रस्तुत किए वो पूरे के पूरे कंफ्यूजिंग थे। वो डेटा जो जिस प्रकार से पंचायत स्तर का मांग रहे थे, जिला स्तर का मांग रहे थे, जो ओबीसी का रिकॉर्ड जो इन्होंने प्रस्तुत किया वो पूरे के पूरे कंफ्यूजन थे। तो अब जो रिव्यू पिटीशन दायर हुई है उसमें शायद कोई पुख्ता जानकारी सरकार ने दी हुई हो सकता है, तो सरकार के फेवर में 35% आरक्षण के साथ भी चुनाव आने वाले समय में कराए जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर पंचायत चुनावों की यहाँ पर बात की जाए, सुप्रीम सुनवाई भी यहाँ पर हो चुकी है, तथ्य भी बहुत सारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी ये जो अभी भी विवाद जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है बैलेट पेपर को लेकर, इसमें क्या कुछ चीजें जो है वो आ सकती हैं? देखिए, ग्राम पंचायत के चुनाव तो बैलेट पेपर से होने हैं और ग्राम पंचायत नगरीय निकाय और निगम के चुनाव जो है महानगर पालिका नगर पालिका के चुनाव वो आपके मशीनों के द्वारा होने हैं। हाँ, ये जरूर मामला अटका है कि जो मेयर के चुनाव है वो डायरेक्ट पद्धति से होंगे या इनडायरेक्ट पद्धति से होंगे, ये जानना बहुत आवश्यक है। ये इस पे जरूर बहस का विषय है। इस सरकार को अपने स्तर पे तय करना है, लेकिन नगरीय निकाय और बैलेट पेपर को लेकर और ईवीएम को लेकर मुझे लगता है कि पूरे के पूरे जितनी चीजें हैं वो क्लियर है। उसमें कहीं किंतु परंतु या किसी प्रकार के कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार उसको फैसला ले चुकी है और मुझे लगता है कि वो पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही कराई। जी चलिए जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम
एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में 2 एप्लीकेशन के 7 पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। पहला प्रार्थना पत्र यूपी सरकार यानी डीजीसी सिविल महेंद्र प्रताप पांडे का है। दूसरा प्रार्थना पत्र हिंदू पक्ष यानी मां श्रृंगार गौरी मामले में वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक का है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मामले में यूपी सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें 3 मांगे की गई हैं, जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित जिस 3 फीट गहरे मानव निर्मित तालाब को सीज किया गया है, जिसमें तालाब परिसर सील होने के कारण नमाजियों के वजू के लिए बाहर व्यवस्था की मांग की गई है। और इसके साथ ही दूसरी एप्लीकेशन में हिंदू पक्ष ज्ञानव्यापी परिसर की कुछ दीवारों को गिराने समेत 4 पॉइंट्स पर एप्लीकेशन की मांग रखी गई है। ज्ञानव्यापी पर लगातार घमासान जारी है और आज ज्ञानव्यापी पर सुनवाई भी हो सकती है। यूपी सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में अर्जियां भी जो है वो दाखिल कर दी गई है। नमाजियों के वजू के लिए अलग से व्यवस्था की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ज्ञानव्यापी परिसर में दीवारों को गिराने की मांग की गई है। तो ज्ञानव्यापी पर आज सुनवाई हो सकती है। काफी गरमाया हुआ ये मुद्दा है, जिसमें 2 पक्ष अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर और मस्जिद का ये मामला बताया जा रहा है। कोर्ट में 2 एप्लीकेशन के 7 पॉइंट्स पर आज सुनवाई हो सकती है। काफी संवेदनशील मामला, 2 अलग अलग पक्षों ने अपने अपने दावे जो है वो किए हैं। वहीं नमाजियों ने अलग से वजू करने की व्यवस्था की मांग की है, क्योंकि जो वजू खाना ज्ञानव्यापी में बताया जा रहा था उसे सील कर दिया गया है और उसी के अंदर शिवलिंग होने का दावा जो है वो लगातार किया जा रहा है। इसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज करते हुए याचिका लगाई थी और अब उसी याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। तो ज्ञानव्यापी पर आज सुनवाई हो सकती है। नमाजियों के वजू के लिए अलग से व्यवस्था की मांग लगातार की जा रही है। दूसरी एप्लीकेशन में ज्ञानव्यापी परिसर की कुछ दीवारों को गिराने की भी मांग की जा रही है। 2 पक्षों का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर भगवान शिव का पहले मंदिर हुआ करता था और मस्जिद के अंदर शिवलिंग है। तो नमाजियों के वजू के लिए बाहर व्यवस्था की मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि उनके वजू खाने में जो मानव निर्मित तालाब है उसे सील कर दिया गया है। ज्ञानव्यापी पर आज सुनवाई हो सकती है। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में 2 एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई की जाएगी, जिसमें 7 पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। वहीं यूपी सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। दोनों ही पक्षों ने अपने अपने दावे जो हैं वो इस अर्जी के जरिए किए हैं। एक एप्लीकेशन में दीवार गिराने की मांग जो है वो की जा रही है और दूसरी एप्लीकेशन में वजू की अलग से व्यवस्था करने की मांग की जा रही है। 2 पक्षों का यह मामला बताया जा रहा है। कोर्ट में 2 एप्लीकेशन के 7 पॉइंट्स पर भी सुनवाई होगी और आज फैसला क्या आ सकता है, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। किसके पक्ष में ये फैसला आएगा, और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, ज्ञानव्यापी पर आज सुनवाई हो सकती है, मामला काफी संवेदनशील होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ज्ञानव्यापी का मामला सीधे तौर पर अभी चल रहा है, तो ऐसे में कोर्ट ने 2 दिन की और मोहलत दी हुई थी। 2 दिन के अंदर में सीधे तौर पर ये उन्होंने कहा था कि जो भी साक्ष्य है उसको प्रस्तुत किया जाए, जिसके आधार पर सीधे तौर पर सुनवाई की जा सकेगी। तो ऐसे में देखिए, जिस तरीके से अभी सर्वे हुआ था, तो सर्वे में तमाम चीजें निकल कर आई थी। उसमें ऐसी चीजें निकल कर आई थी जिसमें हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा था, जिसमें एक शिवलिंग भी वहां पर से उसका दावा किया गया कि शिवलिंग है वो, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि ये एक फव्वारा है। तो इस पर भी तमाम बातें निकल कर आई। तमाम लोगों का अपना अपना राय है, अपनी अपनी मत है। इस तरीके से उसमें चीजें निकल कर आई है। अब हालांकि आप ये समझिए कि वहां पे जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा नियुक्त किए गए थे, तो उनको हटा दिया गया था इस वजह से, क्योंकि उनके ऊपर में आरोप लग रहा था कि वो साक्ष्य लीक कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो ऐसे में अजय मिश्रा का भी जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो कैमरामैन नियुक्त किया गया था, उस कैमरामैन के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा किया था। तो ऐसे में अब देखिए कि जो 2 दिन का जो एक पीरियड मिला हुआ था, उसमें कितना ज्यादा क्या कुछ साक्ष्य निकल कर आते हैं। तो ऐसे में आज फिर से कोर्ट की सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले पर लोगों की नजरें रहेंगी और सीधे तौर पर आप ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हस्तक्षेप किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस
कि जल्दी से जल्दी सुनवाई करके दें, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट गया था और उसने सीधे तौर पर ये कहा था कि आप हस्तक्षेप करिए, और उसके बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि अभी मामला जिस तरीके से निचली कोर्ट में चल रहा है तो ऐसे में सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है, वहां से फैसला आने दीजिए, उसके बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे में जो सुनवाई होनी है वो आज बेहद अहम सुनवाई है, उसके ऊपर में क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि आप ये समझिए, जिस तरीके से श्रृंगार गौरी का मामला सामने आया था तो उसमें हिंदू पक्ष ने सीधे तौर पर ये बात करी थी कि वहां पर जो लगातार पूजा है उस पूजा को होने दिया जाए, और जो जहां पर वजू हो रहा था उस वजू को रोका जाए। हालांकि अगर बात करें नमाजियों की, तो नमाजियों ने सीधे तौर पर यह बताया है कि वहां पर अगर वजू पर रोक लग गई है तो फिर हमें वजू करने के लिए कोई और दूसरी जगह दी जाए जिससे कि इबादत की जा सके। हालांकि मुस्लिम पक्ष की दलील यह है कि बिना वजू के नमाज नहीं की जा सकती, तो ऐसे में सीधे तौर पर वजू के लिए भी हमें अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि सुरक्षा की व्यवस्था की बात करेंगे तो प्रशासन ने पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, किसी भी तरीके की कोई अशांति नहीं है। हालांकि सभी लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग ऐसे हैं, जो हिंदू पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो सभी लोग अपने अपने पक्षों का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा, वो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकल कर आता है। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद अविरल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ज्ञानव्यापी पर आज सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे मामले पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में 2 एप्लीकेशन के 7 पॉइंट्स पर सुनवाई की जाएगी। ज्ञानव्यापी मामले में यूपी सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई हैं। नमाजियों के वजू के लिए बाहर व्यवस्था की मांग की जा रही है और दूसरी अर्जी में परिसर की कुछ दीवारों को गिराने की मांग की जा रही है। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। भाजपा चाहती है कि इन मुद्दों पर कोई चर्चा ना हो सके, इसलिए इस तरीके के मामलों को उठाती है। सर्वे के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश रही है। वहीं इस बयान को लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां मस्जिद में शिवलिंग मिलने के संकेत से पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बयान से राजनीति गरमा दी है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी भी अखिलेश यादव पर जमकर हमलावर हो रही है। तो ज्ञानव्यापी पर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है और अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और साफ तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाए हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं या महंगाई जिस गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है देश में, उस पर कोई भी बात न कर सके, तो बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे लेकर आती है और इन मुद्दों को तूल भी देती है। तो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी भी बताया जा रहा है। इस बयान के बाद बयान को लेकर बीजेपी भी अखिलेश यादव पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। तो ज्ञानव्यापी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। तो ज्ञानव्यापी पर घमासान लगातार जारी है। 2 मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से अखिलेश आकाश रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सपा से निशान ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने पलटवार यहाँ पर किया है, मैं आकाश जी से सवाल करना चाहूंगी। आकाश जी, जिस तरीके से ये जो चीजें निकलकर सामने आई है, जो बयान अखिलेश यादव का निकलकर सामने आया है, क्या आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अब उस पे मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। उनका अपना बयान है, अपनी सोच है। नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो मंदिर तोड़ा नहीं और वहाँ पे जबरदस्ती मस्जिद भाजपा के लोगों ने तो बनाया नहीं। अब जब सच सामने आ रहा है तो इनको समस्या हो रही है। इनको तो अखिलेश जी को एक बार खुद अपनी चाहिए कि अपनी एक टीम बनाए अपने कुछ लोगों को लेके, और ये खुद वहाँ पे भेजें कि जाके वो वहाँ लोग देख के आए। मैंने तो आपके चैनल पे भी कई बार कहा है और जहां भी मैं बैठता हूँ ये बात कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जाके सिर्फ बाहर से घूम लेगा एक बार वो मंदिर का परिसर और मस्जिद का किनारा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या है। और बार बार ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम समाज अभी भी बड़ा दिल दिखाए और ये बात
इस तथ्य को स्वीकार करे कि हाँ ये एक पिछले 200 साल पहले 250 साल पहले जब भी जिस टाइम पे भी ये गलती हुई थी उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आज का जो मुसलमान भारत का है उसका औरंगजेब से क्या लेना देना। इनको नहीं, तो लेकिन उनसे दूर आरोप तो करना ये लगाए चाहिए। जा रहे हैं ना कि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों पर लोग चर्चा ना करें, इस तरीके के मुद्दे इसलिए बीजेपी लेकर आती है। भाई कौन 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 नहीं कह रहा है, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। कौन रोक रहा है चर्चा करने से इनको? अखिलेश जी को किसने रोका है कि वो चर्चा ना करें? अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं को लेके अपने लोगों को लेके सड़क पे क्यों नहीं आते? किसी ने रोका है? विपक्ष में होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी वो निभाएं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उनको किसी ने रोका है क्या? चलिए ठीक है, वो बात करें। अगर वो कोई सवाल उठाएंगे तो सरकार में रहते हुए जवाबदेही हमारी, हम उनका जवाब देंगे। ठीक है। सपा से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं निशांत जी। निशांत जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैम थोड़ा देरी से जुड़ा हूँ, सवाल बताइए दोबारा। सवाल मेरा ये है कि अखिलेश यादव जी ने जो बयान यहाँ पर दिया है कि बढ़ती महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम पर जनता चर्चा ना करे, इसलिए बीजेपी इस तरीके के मुद्दे लेकर आती है। तो ये कौन सा नई बात है? छुपाई हुई बात थोड़ी ना, ये तो सारी दुनिया जानती है। ये बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए तो सब मुद्दे लेके आती है। 1991 वाला मुद्दा आप देख लीजिए जिस पर कानून ने रोक लगाई, लेकिन ठीक है कानून के माध्यम से जो सर्वे हुआ है ठीक है, इसका स्वागत करती है उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत की जनता, लेकिन कानून में दायरे में रहकर तो काम कीजिए। आप देख लीजिए परिवार के अगर 4 बच्चे हैं, परिवार 4 में से कोई एक बच्चा अपने छोटे बच्चे के लिए गर्मी से बचाने के लिए एसी या उसे स्कूल छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल ले आया तो उसका तुरंत राशन कार्ड काटा जा रहा है। बताओ ये कहाँ का न्याय है? गरीबों के साथ ये न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा? मान लीजिए किसी के 4 बच्चे हैं तो एक ले आया तो 3 का क्या होगा? तो गरीबों के लिए बहुत सारी चीजें चल भी तो रही है निशांत जी, गरीबों के लिए योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन अगर जब गेहूं नहीं होगा वो खाएंगे क्या बताइए? ठीक है, लेकिन मुद्दा अभी यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद है निशांत जी, मुद्दा भी ज्ञानव्यापी मस्जिद है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर उन्होंने दावा किया है शिवलिंग का, या पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, अगर उस पर भी वो काम कर रहे हैं तो इसमें इस तरीके की चीजें कैसे सामने आ सकती है? ये बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश भारत में एक आस्था का जगह बढ़ेगी। अभी सर्वे चल रहा है, निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का, जिसका भी निर्णय आएगा न्यायालय का, उसका स्वागत उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत की जनता करेगी। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के भाई बार बार बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जनता महंगाई से परेशान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जानता है। रही बात समाजवादी के जनादेश की, तो समाजवादी को जनता ने जनादेश विपक्ष में रहने का दिया है। सदन से लगाकर सड़क तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में गुरु नीतियों पर हुए प्रहार का समाजवादी पार्टी रहकर इसका विपक्ष के माध्यम से इसका विरोध करेगी, गुरु नीतियों का। ठीक है आकाश जी, मैंने ज्ञानव्यापी को लेकर सवाल पूछा, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ गई हैं, लेकिन मेरा आपसे भी सवाल यही है कि ये निकल के आने वाली बात है। निशांत जी आपसे पूछ लिया ना, मैं मेरा सवाल कर लूं? आपसे पूछ लिया, आपने जवाब दे दिया। आकाश जी, यहाँ पर बात ज्ञानव्यापी की चल रही है, महंगाई और इन सब चीजों को लेकर, और जो भी आपने सुना होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा ना कि उस पर चर्चा करने के लिए कौन मना कर रहा है? ये लोग चर्चा करें, बात उठाएं। विपक्ष में होने के नाते इनकी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष में होने के नाते जवाबदेही हमारी है। अगर ये किसी भी प्रकार का सवाल करते हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो या अन्य मुद्दों की बात, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। हम भागने वाले लोग नहीं है, लेकिन जो बात वहां पे हो रही है उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। आप ये कहेंगे कि महंगाई की आड़ में हम इन चीजों को छोड़ दें, तो उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। अगर कोई चीज पहले गलत हुई है, उसको अगर सही करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इनको तो समर्थन करना चाहिए उसका। और काशी के एक बच्चे से पूछिए कि वहाँ पे क्या है, और खास करके मुस्लिम समाज के लोग भी ये मानते हैं और जानते हैं। अभी तो एक तबका मुस्लिम समाज में से एक तबका ऐसा निकल के आया है, हालांकि ये बात ठीक है कि अभी वो कम लोग हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जो विरोध में है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी निकल के आए हैं जो ये बात मानते हैं कि हाँ वहाँ पे मंदिर था जिसको तोड़ा गया और बाद में वहाँ पे मस्जिद खड़ी की गई। और ये तो सर्वत्र विदित है कि कोई भी किसी से ही पूछे कि क्या कोई मस्जिद ज्ञानवापी हो सकती है? आप हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कितनी जगह ज्ञानवापी का जिक्र किया गया है, फिर वो मस्जिद कैसे हो गई? वो कभी मस्जिद थी और न है न रहेगी।
ठीक है। नमाज कहीं अगर अदा कर दी जाती है तो वो मस्जिद नहीं हो जाती है। सड़क पे भी नमाज पढ़ लेते हैं तो क्या वो मस्जिद हो जाएगी? ये कहीं प्लेटफॉर्म नहीं, पे लेकिन नमाज जो पढ़ लेते हैं आरोप वो आपके मस्जिद हो ऊपर लगाए जाएगी? गए हैं कि महंगाई के मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके की नहीं, चीजें अंशुल जी, लेकर आते कोई हैं, ऐसा तो ये तो जवाब आरोप ये जवाब आप उन्होंने इनको दीजिए ना कि महंगाई के लिए सरकार क्या कर रही है, महंगाई को कम करने के लिए किस तरीके की सरकार काम कर रही है, ये भी तो जानना चाहिए जनता को। बिल्कुल अंशुल जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए महंगाई एक अलग विषय है और महंगाई का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से लोगों की आय बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है और ये पिछले 20 सालों से, जब से मैं खास करके मैं जब से देख रहा हूँ भारत की राजनीति को समझ रहा हूँ, हाँ। कोई ऐसा चुनाव नहीं होता इसमें महंगाई की बात नहीं होती हो। अटल जी के टाइम पे भी महंगाई की बात हुई, आज भी होती है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। और अगर इस पे चर्चा करना है तो समाजवादी पार्टी के मैं साथी से कहता हूँ, आपसे भी मैं कहता हूँ, किसी दिन अलग से आप रखवा लीजिए, उस पर चर्चा हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उससे भागने वाले नहीं है, लेकिन अभी का जो मुद्दा है उस पे बात सिर्फ ध्यान भटकाने की है और कोई बात ही नहीं है। उत्तर चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मदरसों को अनुदान देने के लिए अखिलेश सरकार की नीति को खत्म कर दिया है। इससे पहले प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रवाद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में अनुदान नहीं दिया गया था, अब कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। यहां तक कि कोर्ट जाकर भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिलेगी और इस सरकार ने अखिलेश सरकार की नीति को खत्म कर दिया है। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिव सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शिव, मदरसों को लेकर अब एक बार फिर से चीजें निकलकर सामने आई हैं। पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया, अब जो नए मदरसे हैं उन्हें अनुदान राशि भी नहीं दी जाएगी, क्या अधिक जानकारी? देखिए अंकुल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार कड़े रूप अख्तियार कर रही है सारी चीजों को सही करने के लिए। अभी इससे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रगान को कंपलसरी कर दिया गया था। जैसे ही मॉर्निंग में चीजें होती हैं, ओपन होता है मदरसा, तो वहाँ पे आपको राष्ट्रगान करना कंपलसरी कर दिया था। उसी में आगे बढ़ते हुए आज फैसला कैबिनेट ने ले लिया है कि जो नए मदरसे थे उनको अनुदान नहीं मिलेगा। अगर हम पूरे मामले को समझे तो पूरा मामला रहा है 2003 में समाजवादी पार्टी सरकार ने 146 नए मदरसों को अनुदान देने की सूची में शामिल किया था, जिसमें से 100 मदरसों को 100 मदरसे शामिल हो गए थे, 46 मदरसे रह गए थे। उन 46 मदरसों जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, जिसमें से एक मदरसे को वहां से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुदान के लिए ऑर्डर हुआ था। लेकिन जो शेष बचे मदरसे हैं अब उनको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मिलेगा, वो शामिल नहीं हो पाएंगे। यही कि उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट ने कल इस पे साफ तौर पर मोहर लगा दी कि ये चीजें अब नहीं हो पाएंगी। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा समय में 558 मदरसे ऐसे हैं जिनको अनुदान, सरकारी अनुदान मिलता है। वहीं पे कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको अनुदान नहीं मिलता, बिना सरकारी अनुदान के ही वो चलते हैं। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 16,461 मदरसे हैं अंकुल जी। चलिए शिव सैनी जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। अब मदरसों, जो नए मदरसे हैं उन्हें अनुदान राशि भी अब नहीं दी जाएगी। योगी सरकार के कैबिनेट में भी इसे मुहर लगा दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, क्योंकि सबसे पहले देश।